लालची रानी का दूसरा और अंतिम भाग। महाराज महेंद्र के कक्ष से क्रोध में निकली महारानी वसुंधरा शांत नहीं हुई। उनके मन में अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। उन्हें महाराज का प्रजा के प्रति झुकाव और मंत्री आर्यभट्ट का हस्तक्षेप अपने रास्ते का कांटा लग रहा था। उन्होंने ठान लिया कि वह न केवल राज्य को खजाने पर बल्कि समूचे राज्य पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेगी। अगले कुछ सप्ताहों में महल के भीतर एक अदृश्य शीत युद्ध छिड़ गया। वसुंधरा ने अपनी चालाकी और आकर्षण का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने उन दरबारियों और अधिकारियों को अपनी ओर मिलाना शुरू किया जो महत्वाकांक्षी थे या जिन्हें महाराज की न्यायप्रियता से असुविधा होती थी। वह उन्हें महंगे उपहारों, पदोन्नति की वादों और भविष्य में सत्ता में हिस्सेदारी का लालच देती। धीरे धीरे दरबार में दो गुट बढ़ने लगे, एक जो महाराज और मंत्री आर्यभट्ट के प्रति निष्ठावान थे और दूसरा जो रानी के इशारों पर नाचने को तैयार था। रानी का पहला निशाना बने मंत्री आर्यभट्ट। वसुंधरा जानती थी कि जब तक आर्यभट्ट महाराज के सलाहकार है तब तक उनकी मनमानी नहीं चल सकती। उन्होंने आर्यभट्ट के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। अपने वफादार चटुकारों के माध्यम से उन्होंने अफवाहें फैलाने शुरू कर दी कि मंत्री जी बूढ़े हो चले हैं, उनकी निर्णय क्षमता क्षीण हो गई है और वह राज्य के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कुछ झूठे दस्तावेज और भी तैयार करवाए जो मंत्री की ईमानदारी पर संदेह पैदा कर रहे थे। महाराज महेंद्र इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन रानी और उसके समर्थक लगातार उनके कान भरते रहे। वे कहते, महाराज आप आर्यभट्ट पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, पर देखिए उसके कार्यकाल में ही खजाने की स्थिति डामाडोल हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी स्वयं रानी के वैभव से ईर्ष्या करते हो और इसलिए उन्हें बदनाम कर रहे हो। उधर राज्य में अकाल की स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। राहत कार्य रानी के अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के कारण बाधित हो रहे थे। जो धन आवंटित किया जाता उसका बड़ा हिस्सा भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जाता, जिन्हें रानी का सख्त प्राप्त। गांव से आने वाली मदद की गुहारें महल की मोटी दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती। लोग भूखे मरने लगे थे। बच्चों की किलकारियों की जगह सिसकियां सुनाई देती थी। राज्य की समृद्धि का सुनहरा सूरज अब अस्त होता दिख रहा था। महाराज महेंद्र प्रजा की दुर्दशा से अत्यंत दुखी थे। वह रात भर जागते महल की खिड़की से बाहर अंधेरे में ताकते रहते, मानो उन्हें अपनी प्रजा के आंसू दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कई बार वसुंधरा को समझाने का प्रयास किया, वसुंधरा देखो, राज्य किस पीड़ा से गुजर रहा है। यह सोने चांदी का महल तब तक व्यर्थ है जब तक हमारी प्रजा भूखी है। अपने हट को त्यागो, आओ मिलकर इनका दुख दूर करें। लेकिन वसुंधरा पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह या तो बात टाल देती या उल्टा महाराज पर ही आरोप लगा देती कि वह राजकाज छोड़कर केवल रोने धोने में लगे हैं। वह कहती, महाराज मजबूत बनिए, राजा का हृदय कठोर होना चाहिए। यह सब प्रकृति का चक्र है। कमजोर लोग नष्ट हो जाएंगे, केवल जो ही बचेंगे। हमें राज्य की शक्ति बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बातें सुनकर महाराज का हृदय और भी दीर्ण हो जाता। उन्हें अपनी प्रिय पत्नी में एक अपरिचित क्रूर स्त्री दिखाई देती थी। रानी ने अब एक और कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने महाराज को विश्वास दिलाया कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए नए कर लगाना आवश्यक है। उन्होंने ऐसे करों का प्रस्ताव रखा जो सीधे आम आदमी की कमर तोड़ देते। नमक पर कर, पानी के उपयोग पर कर, यहाँ तक कि छोटे कारीगरों और किसानों की उपज पर भी भारी कर लगा दिए गए। महाराज ने इसका विरोध किया, लेकिन रानी और उसके समर्थक मंत्रियों ने उन्हें यकीन दिलाया कि राज्य की भलाई के लिए उठाया गया कदम कठोर किंतु आवश्यक कदम है। कमजोर पड़ चुके और मानसिक रूप से थके महाराज ने भारी मन से स्वीकृति दे दी। नए कर को लागू होते ही प्रजा में हाहाकार मच गया। जो लोग पहले से ही अकाल के मार झेल रहे थे, उन पर यह कर वज्रपात के समान थे। लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा था। जगह जगह असंतोष सुलगने लगा। इसी बीच रानी वसुंधरा ने अपने निजी खजाने को भरने का एक और तरीका खोज निकाला। उन्होंने राज्य की सीमाओं से होने वाले व्यापार पर गुप्त रूप से अपना रानी शुल्क लगा दिया। व्यापारी जो माल लेकर आते या जाते, उन्हें रानी के नियुक्त किए गए लोगों को रिश्वत देनी पड़ती। इससे राज्य के खजाने को नुकसान हो रहा था और सारा धन सीधे रानी की गुप्त कोष में जा रहा था। वह और अधिक आभूषण खरीद रही थी, अपने कक्षों और अधिक विलासिता की वस्तुओं से भर रही थी, मानो प्रजा की पीड़ा से उन्हें कोई सरोकार ही न हो। उनका लालच अब एक रोग बन चुका था, एक ऐसा रोग जो पूरे राज्य को निगल रहा था। मंत्री आर्यभट्ट रानी के षड्यंत्र और राज्य की दुर्दशा को चुपचाप नहीं देख सकते थे। उन्होंने गुप्त रूप से रानी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने
उन ईमानदार अधिकारियों और सैनिकों से संपर्क साधा जो अभी भी महाराज और राज्य के प्रति वफादार थे। धीरे धीरे उन्होंने रानी के भ्रष्टाचार व्यापारियों से उसली और राहत कार्यों में बाधा डालने से पुख्ता सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। यह एक खतरनाक काम था क्योंकि रानी के जासूस हर जगह फैले हुए थे। एक बार जब आर्यभट्ट अपने कक्ष में रानी के खिलाफ मिले सबूतों की जांच कर रहे थे, रानी के 2 वफादार सैनिक उनके कक्ष में घुस आए। उन्होंने मंत्री पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया और उन्हें बंदी बना लिया। यह खबर आग की तरफ फैली। रानी ने घोषणा की कि मंत्री आर्यभट्ट राज्य के खजाने को लूटकर पड़ोसी राज्य भागने की फिराक में थे, लेकिन रानी की सतर्कता से उन्हें पकड़ लिया गया। महाराज महेंद्र को यह जब समाचार मिला तो उन्हें गहरा धक्का लगा। वो आर्यभट्ट की निष्ठा को जानते थे, लेकिन रानी ने इतने सबूत पेश किए और उनके समर्थक दरबारियों ने ऐसी कहानी गढ़ी कि महाराज भ्रमित हो गए। उनकी मानसिक स्थिति पहले ठीक नहीं थी और इस घटना ने और तोड़ दिया। वह बीमार पड़ गए और सैया पर पकड़ ली और राज्य की बागडोर रानी वसुंधरा के हाथ में आ गई। महाराज केवल नाम के शासक रह गए थे। रानी ने आर्यभट्ट को काल कोठरी में डाल दिया और अपने सबसे भ्रष्ट और चापलूसी दरबारी धनपाल को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया। धनपाल पूरी तरह से रानी के इशारों पर चलता था। रानी का शासनकाल स्वर्णपुर के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। करों का बोझ असहनीय हो गया। न्याय व्यवस्था चरमरा गई क्योंकि फैसले अब योग्यता पर नहीं बल्कि रानी के दिए गए उपहारों पर आधारित होते थे। सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा क्योंकि सैनिकों के वेतन में कटौती करके उस धन का उपयोग रानी अपने ऐशो आराम पर कर रही थी। प्रजा का असंतोष अब खुले विद्रोह में बदलने लगा था। कई गांवों ने कर देने से इनकार कर दिया था। राजधानी में भी लोग रानी के खिलाफ संगठित होने लगे थे। रानी ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूरता का सहारा लिया। उन्होंने सेना को विद्रोहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। निर्दोषों का खून बहाया गया। स्वर्णपुर जो कभी अपनी शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था, अब भय, आतंक और दुख के सागर में डूब गया था। काल कोठरी में बंद मंत्री आर्यभट्ट केवल असहाय होकर यह सब नहीं देख सकते थे। उन्होंने काल कोठरी के वफादार पहरेदार की मदद से गुप्त रूप से कुछ निष्ठावान सरदारों और सेनापतियों तक संदेश पहुंचाया। उन्होंने रानी के अत्याचारों और राज्य को बचाने की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनके पास रानी के भ्रष्टाचार के ठोस सबूत है जिन्हें सही समय पर सामने लाया जा सकता है। धीरे धीरे महल के भीतर और बाहर रानी के खिलाफ एक गुप्त गठबंधन आकार लेने लगा। इसमें भी सरदार, सेनापति, व्यापारी और आम नागरिक शामिल थे जो राज्य की दुर्दशा से चिंतित थे और रानी और महाराज महेंद्र के प्रति वफादार थे। वे जानते थे कि रानी से सीधे टकराना खतरनाक है, इसलिए वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे। मौका तब आया जब रानी ने अपनी लालच की पराकाष्ठा पार कर दी। उन्होंने राज्य के सबसे प्राचीन और पवित्र सूर्य मंदिर के खजाने पर नजर डाली। इस मंदिर में सदियों से भक्तों द्वारा चढ़ाया गया सोना, चांदी और रत्न जमा थे जिन्हें पवित्र माना जाता था और केवल मंदिर के रखरखाव और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता था। रानी ने घोषणा की कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मंदिर के खजाने का उपयोग किया जाएगा। यह कृत्य प्रजा और राज्य, यहाँ तक कि रानी के कुछ समर्थकों के लिए भी अंतिम सीमा थी। धर्म पर सीधा आघात लोगों की आस्था पर चोट थी। मुख्य पुजारी ने रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उनकी एक न सुनी और खजाने पर कब्जा करने के लिए अपने सैनिक भेज दिए। जिस दिन सैनिक मंदिर के खजाना लूटने पहुंचे, उसी दिन विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। आर्यभट्ट के वफादार पहरेदार ने उन्हें काल कोठरी से मुक्त करा दिया। आर्यभट्ट सीधे उन निष्ठावान सरदारों और सेनापतियों के पास पहुंचे जो तैयार बैठे थे। उन्होंने रानी के भ्रष्टाचार के सबूत सार्वजनिक कर दिए। ये दस्तावेज, वे हिसाब किताब जो दिखाते थे कि कैसे रानी ने राज्य का धन लूटा था, कैसे उन्होंने व्यापारियों से वसूली की थी और कैसे उन्होंने राहत कार्यों का पैसा अपनी व्यवस्था पर खर्च किया था। उसी समय हजारों की संख्या में आम नागरिक, किसान, कारीगर और व्यापारी मंदिर को बचाने के लिए इकट्ठा हो गए। उनके हाथों में हथियार नहीं थे, उनकी आंखों में संकल्प था। निष्ठावान सेना की टुकड़ियां भी आर्यभट्ट के नेतृत्व में राजधानी पहुंच गई। रानी वसुंधरा को अब विद्रोह की खबर मिली तो पहले तो वह हंसी। उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड था। उन्होंने अपने सैनिकों का विद्रोह को कुचलने का आदेश दिया, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। रानी के अधिकांश सैनिक भी राज्य की दुर्दशा और रानी के अत्याचारों से त्रस्त थे। जब उन्होंने सामने अपने भाई, नागरिक और वृद्ध मंत्री आर्यभट्ट को देखा तो कई सैनिकों ने हथियार डाल दिए या विद्रोहियों से जा मिले। रानी के भ्रष्ट सेनापति और वफादार सैनिक थोड़े रह गए थे। राजमहल के मुख्य द्वार पर भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः सत्य और न्याय की जीत हुई। रानी के वफादार सैनिक या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। आर्यभट्ट और विद्रोही नेता महल में दाखिल हुए।
इसलिए उस कक्ष में पहुंची जहां रानी वसुंधरा अपने लूटे हुए खजाने, सोने चांदी के सिल्लियों, रत्नों से भरी संदूकों और कीमती वस्त्रों के ढेरों के बीच भयभीत बैठी थी। उनका सुंदर चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों में अहंकार की जगह अब खौफ था। जिस सोने और वैभव के लिए उन्होंने अपना ईमान, अपनी मानवता और अपने राज्य को दांव पर लगा दिया था, वही अब उन्हें बचाने में असमर्थ था। उसी समय कुछ सरदार बीमारी से कमजोर महाराज महेंद्र को सहारा देकर सभा कक्ष में ले गए। महाराज ने जब अपनी आंखों से रानी के लालच के प्रमाण और राज्य की बर्बादी का मंजर देखा तो उनकी आंखों से पश्चाताप की आंसू बह निकले। उन्होंने अपने प्रेम के अंधेपन और अपनी निष्क्रियता पर गहरा दुख हुआ। मंत्री आर्यभट्ट ने आगे बढ़कर कहा, महाराज अब न्याय करने का समय है। महाराज महेंद्र ने अपनी कांपती हुई आवाज में लेकिन दृढ़ता के साथ फैसला सुनाया। महारानी वसुंधरा, उन्होंने अपनी पत्नी को देखे के बिना कहा, आपने न केवल राज्य की प्रजा के साथ विश्वासघात किया है बल्कि मानवता के प्रति भी अपराध किया है। आपके लालच ने सुवर्णपुर को विनाश के गार पर पहुंचा दिया। आपको अब रानी के पद से हटाया जाता है। उन्होंने आगे आदेश जारी दिया, आपके द्वारा लौटा गया सारा धन, सोना चांदी, रत्न राजकोष में वापस जमा किया जाएगा और इसका उपयोग अकाल पीड़ितों की मदद करने और राज्य के पुनर्निर्माण में किया जाएगा। जहां तक आपकी सजा का सवाल है, महाराज एक पल के रुके, उनकी आवाज भर्रा गई। आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैं और रक्तपात नहीं चाहता, लेकिन आपको जीवन भर इसी महल के एक साधारण कक्ष में बंदी बनाकर रखा जाएगा। आपके पास न कोई सेवक होगा, न कोई विलासिता का सामान। आप सदा भोजन करेंगे और सादे वस्त्र पहनेंगे। आपको दिन रात अपनी खिड़की से उस प्रजा को देखना होगा जिसे आपने कष्ट दिया, ताकि आपको अपने कर्मों का पश्चाताप करने का अवसर मिले। वसुंधरा चीखी, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और महल के एक दुरस्त साधारण से कक्ष में ले जाकर बंद कर दिया। उनकी खिड़की से सचमुच राजधानी का वह हिस्सा दिखाई दे रहा था जो अकाल और उनके अत्याचारों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। उनके पास अब न सागर का हृदय हीरा था, न सोने की नक्काशी, न रेशमी वस्त्र। उसके पास था तो केवल एकांत पश्चाताप और अपने लालच का कड़वा फल। महाराज महेंद्र ने मंत्री आर्यभट्ट और निष्ठावान सरदारों की मदद से राज्य की व्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का काम शुरू किया। भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया गया, न्यायपूर्ण कर हटा दिए गए, राहत कार्य तेजी से शुरू कर दिए गए और मंदिर का खजाना सुरक्षित रखा गया। स्वर्णपुर को अपनी पुरानी समृद्धि वापस पाने में कई साल लग गए। महाराज महेंद्र ने से जीवन प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया, लेकिन उनके मन में हमेशा एक दुख रहा, अपनी प्रिय पत्नी के पतन का दुख। रानी वसुंधरा कई वर्षों तक उस बंदी कक्ष में रही। कहा जाता है कि अंत के वर्षों में उन्होंने अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लालची रानी की कहानी स्वर्णपुर में एक चेतावनी बनकर रह गई, यह याद दिलाने के लिए कि लालच एक ऐसा विष है जो न केवल व्यक्ति को बल्कि उसके आस पास के सब कुछ को नष्ट कर सकता है। और राज्य का असली वैभव सोने चांदी में नहीं बल्कि उसकी प्रजा की खुशी और संतुष्टि में निहित है।